आज हम ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत ब्रिटिश कैबिनेट का गठन, उसके कार्य एवं शक्तियों के विषय में अध्ययन करेंगे। मंत्रिमंडल या कैबिनेट का गठन की प्रक्रिया प्रधानमंत्री की नियुक्ति से प्रारंभ होती है। कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया प्रधानमंत्री की नियुक्ति से प्रारंभ होती है, शुरू होती है। यह परंपरा है कि प्रधानमंत्री कॉमन सभा का ही होगा। औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री का चुनाव सम्राट द्वारा किया जाता है। लेकिन देखें तो सामान्यतः ब्रिटेन की द्विदलीय पद्धति के अंतर्गत प्रधानमंत्री का चुनाव महानिर्वाचन में जनता द्वारा किया जाता है। कि ब्रिटेन में दो दलीय व्यवस्था है और जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। और वहाँ पर ये सुस्थापित परंपरा है कि सम्राट लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है और सम्राट जिस दल को लोक सदन या कॉमन सभा में बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। अतः सामान्यतः इस संबंध में सम्राट की व्यक्तिगत इच्छा या विवेक का कोई महत्व नहीं है। वर्तमान समय में इस बात के कारण सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव करने में अपने विवेक का प्रयोग करने के अवसर और कम हो गए हैं। अब देखें तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर की जाती है। कि प्रधानमंत्री जो लिस्ट देता है, सूची देता है, उनके नामों की घोषणा सम्राट के द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से मंत्रिमंडल का गठन करता है। और इस बारे में राजा का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। कि जो मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है प्रधानमंत्री वह अपनी इच्छा से करता है और सम्राट का उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता। और नवीन सरकार के निर्माण का निमंत्रण प्राप्त होने के बाद प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों की, जो उसके सहयोगी हैं, दल के नेता हैं, उनकी सूची सम्राट को देता है और सम्राट के द्वारा उनके नामों की घोषणा की जाती है। इस प्रकार उसे मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय यह देखना होता है कि जब मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है तो प्रधानमंत्री अनेक बातों का ध्यान रखता है। कि दल के महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञों, विशेषज्ञों एवं प्रादेशिक हितों के प्रतिनिधियों को उसमें स्थान मिल जाए। कि जब प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है, मंत्रियों का चयन करता है, तो उसमें वो राजनीतिक दल के जो प्रमुख राजनेता हैं उनको शामिल करता है, जो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं उनको शामिल करता है और जो वहाँ के प्रादेशिक हितों का भी ध्यान रखता है। और उसे राज्यसभा से भी कुछ मंत्री लेने पड़ते हैं। और परंपरा के अनुसार मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। कि मंत्री वही बनता है जो संसद का सदस्य होता है। किसी ऐसे व्यक्ति को जो नियुक्ति के समय संसद सदस्य न हो, केवल 6 माह की अवधि के लिए मंत्री बनाया जा सकता है और इस बीच में उसे या तो राज्यसभा की उपाधि लेकर राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है और या फिर उपचुनाव में किसी निर्वाचन से चुनकर आता है। कि अगर कोई व्यक्ति जब वो मंत्री बनता है और वो किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर संसद के किसी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। मंत्रिमंडल में दोनों ही सदनों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है और मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या निश्चित करना, उनके स्तर निर्धारित करना, उनमें विभागों का वितरण करना प्रधानमंत्री का कार्य है। कि प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से मंत्रिमंडल का गठन करता है, लेकिन वो गठन करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखता है। कि वो अपने राजनीतिक दल के प्रमुख राजनीतिज्ञों को शामिल करता है, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी शामिल करता है, प्रादेशिक हितों को भी ध्यान में रखता है और वो कॉमन सभा और राज्यसभा दोनों से ही सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल करता है। और प्रधानमंत्री ही कितने मंत्री होंगे उसका निश्चय करता है और उनका क्या स्तर होगा, कौन कैबिनेट मंत्री होगा, कौन राज्य मंत्री होगा, कौन उपमंत्री होगा, इसका निर्धारण प्रधानमंत्री करता है। और
उनके बीच विभागों का वितरण भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। उसे कौन सा विभाग दिया जाएगा, किसे वित्त मंत्री बनाया जाएगा, किसे गृह विभाग दिया जाएगा, किसे उपनिवेश का विभाग दिया जाएगा, किसे विदेश विभाग दिया जाएगा, किसे जल सेना का लाड बनाया जाएगा, कौन स्कॉटलैंड का सचिव होगा, कौन व्यापार मंडल का अध्यक्ष होगा, कौन शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष होगा, कौन कृषि और मत्स्य विभाग का होगा, कौन स्वास्थ्य विभाग का मंत्री होगा, और कौन श्रम मंत्री होगा, कौन लॉर्ड प्रीविसिल का होगा, कौन पोस्ट मास्टर जनरल होगा, आदि जो विभिन्न विभाग हैं उनका निर्धारण प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। अब देखते हैं मंत्रिमंडल के कार्य एवं शक्तियाँ कि मंत्रिमंडल के कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन सी उसकी शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो मंत्रिपरिषद इंग्लैंड की वास्तविक कार्यपालिका है। पहले भी देखा कि ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, और संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध भी होता है। तो जो ब्रिटेन के अंतर्गत मंत्रिमंडल इंग्लैंड की वास्तविक कार्यपालिका कि नाम मात्र कार्यपालिका का प्रधान सम्राट है, और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास है, और इसके हाथ में ही शासन की समस्त सत्ता है, समस्त शक्ति है। मंत्रिमंडल के कार्यों तथा शक्तियों का आधार वैधानिक नहीं होकर परंपराएं हैं। जहाँ तक वैधानिक स्थिति का संबंध है तो मंत्रिमंडल सम्राट की एक परामर्शदात्री समिति है, किंतु वास्तविक स्थिति यह है कि सम्राट की सभी शक्तियों का उपयोग कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। कैबिनेट के द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, और इसकी महत्ता पर विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न शब्दों में प्रकाश डाला है। उन्होंने अलग बात कही है। जैसे देखें, रैमजी मेयर ने कहा है कि मंत्रिपरिषद राज्य रूपी जहाज का परिचालक चक्र है। ये बात रैमजी मेयर ने कही है। इसी प्रकार आगे देखें तो सर जॉन मैरियन, तो उन्होंने कहा है कि मंत्रिपरिषद वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त शासन यंत्र घूमता है। ये बात सर जॉन मैरियन ने कही है। इसी प्रकार से देखें आगे तो लोवेल ने कहा है कि मंत्रिपरिषद राजनीतिक बहराव की आधारशिला है। उन्होंने मंत्रिपरिषद को राजनीतिक बहराव की आधारशिला बताया है। और ग्लैडस्टोन ने कहा है कि मंत्रिमंडल वह सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते रहते हैं। इस प्रकार उसकी महत्ता पर विभिन्न विद्वानों ने प्रकाश डाला है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मंत्रिमंडल ब्रिटिश शासन व्यवस्था का हृदय है, और ब्रिटिश शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल को जितनी महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है उतनी शायद किसी अन्य को नहीं। और देखें तो मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियाँ की व्याख्या करें तो उस प्रकार कर सकते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ कि मंत्रिमंडल की कार्यपालिका शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो मंत्रिमंडल इंग्लैंड की वास्तविक कार्यपालिका है, और मंत्रिमंडल आंतरिक तथा बाह्य दोनों क्षेत्रों में शासन की नीति निर्धारित करता है, और नीति निर्धारित निस्संदेह उसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। और मंत्रिमंडल विभिन्न विभागों की कार्यवाहियों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है कि मंत्रिमंडल यह निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी, इसका निर्धारण मंत्रिमंडल करता है। और मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर ही समस्त प्रशासनिक व्यवस्था चलती है। और मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। जो मंत्री होते हैं वो अपने विभाग के प्रभारी होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं, और सम्राट की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है। और मंत्रिमंडल समस्त विभागों में नीति संबंधी समन्वय स्थापित करता है कि जो विभिन्न विभाग हैं उन विभागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, जिसके कारण से एक विभाग दूसरे विभाग में किसी प्रकार का विरोधाभास पैदा न हो, उनके बीच किसी प्रकार का कोई विवाद पैदा न हो। इसलिए वह विभिन्न विभागों के बीच सामंजस्य समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है, और इस बात का प्रयत्न करता है कि विभिन्न विभागों में अधिकार क्षेत्र संबंधी विवाद उत्पन्न न हो तथा उनके द्वारा परस्पर सहयोग किया जाए कि जो विभिन्न विभाग हैं उन विभागों के बीच आपस में किसी बात को लेकर, किसी अधिकार को लेकर आपस में संघर्ष न हो, विवाद न हो, मतभेद पैदा न हो, और उन विभागों के बीच आपस में सामंजस्य हो, एकता हो, सहयोग की भावना हो। क्योंकि अगर उनके बीच सहयोग की भावना होगी, उनके बीच आपस में समन्वय होगा,
तो प्रशासन अच्छी प्रकार से कार्य करेगा, क्योंकि एक विभाग दूसरे विभाग से आपस में जुड़े हुए होते हैं। आगे देखें कि व्यवस्थापन संबंधी भी कार्य है कि यदि भी देखें तो सैद्धांतिक रूप में कानून बनाना संसद का कार्य है कि कानून का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है, पार्लियामेंट्री के द्वारा किया जाता है। तथापि आजकल यह कार्य मंत्रिमंडल द्वारा कुछ हासिल कर लिया गया है, छीन लिया गया है। और मंत्रिमंडल न केवल प्रशासनिक कार्य करता है वरन विधि निर्माण के क्षेत्र में भी संसद का नेतृत्व और पथ प्रदर्शन का कार्य भी करने लगा है। मंत्रिमंडल यह निश्चित करता है कि संसद की बैठकें कब बुलाई जाएंगी और उसे कब स्थगित किया जाएगा। इसका निर्धारण मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। और उसे कब भंग किया जाएगा कि संसद को सम्राट के द्वारा भंग किया जाता है और प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर किया जाता है। मंत्रिमंडलीय सम्राट का उद्घाटन भाषण तैयार करता है। जो उद्घाटन भाषण है उसको तैयार मंत्रिमंडल के ही द्वारा किया जाता है, जिसको सम्राट संसद में पढ़ता है, जिसमें आगामी सत्र के लिए सरकार की सामान्य नीति और उसके कार्यक्रम की रूपरेखा ही रहती है। यद्यपि संसद का कोई भी सदस्य उसमें विधेयक रख सकता है, परंतु अधिकांश जो महत्वपूर्ण विधेयक संबंधी मंत्रियों द्वारा ही रखे जाते हैं। जो महत्वपूर्ण विधेयक है वो मंत्रियों के द्वारा ही रखे जाते हैं। वैसे तो संसद का कोई भी सदस्य विधेयक रख सकता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं उनको मंत्रियों के द्वारा रखा जाता है। केवल उन्हीं विधेयकों के संसद द्वारा स्वीकृत या पारित होने की संभावना रहती है जिन्हें मंत्रिमंडल का समर्थन प्राप्त है। और आधुनिक काल में संसद का समस्त विधायी कार्यक्रम मंत्रिमंडल द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार से देखें तो आगे वित्तीय संबंधी कार्य कि वित्त संबंधी भी कुछ कार्य हैं कि मंत्रिमंडल को वित्तीय क्षेत्र में भी व्यापक शक्तियाँ प्राप्त है। उसका एक महत्वपूर्ण सदस्य वित्त मंत्री संपूर्ण देश के लिए वार्षिक बजट बनाता है और उसे संसद के समक्ष रखता है। बजट को जो वित्त मंत्री के द्वारा बजट तैयार किया जाता है उसे संसद के पास समक्ष रखा जाता है और संसद उसे पास करती है। आगामी वर्ष में किस मद पर कितना व्यय होगा और इस व्यय के लिए साधन कैसे जुटाए जाएंगे यह सब वही तय करता है। और कौन से नए कर लगाए जाएं, पुराने करों को समाप्त करना अथवा उसकी वर्तमान दरों को घटाना बढ़ाना इत्यादि वित्त मंत्री का ही दायित्व है। और इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र में मंत्रिमंडल को शक्ति प्राप्त है। और इस दृष्टि से ब्रिटिश मंत्रिमंडल अमेरिकी राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति वित्तीय क्षेत्र में कांग्रेस की दया पर निर्भर करता है। और भी कुछ कार्य हैं तो देखें कि जो अब हमने देखे कार्यपालिका संबंधी कार्य, विधायी संबंधी कार्य, वित्तीय संबंधी कार्य, इसके अलावा और उपरोक्त के अतिरिक्त भी मंत्रिमंडल अन्य अनेक कार्य करता है। जैसे राजा द्वारा क्षमा के विशेष अधिकार का प्रयोग मंत्रिमंडल विशेषतः गृह मंत्री के परामर्श से ही करता है। राजा द्वारा जो उपाधियों का वितरण भी प्रधानमंत्री के परामर्श से ही किया जाता है। और ब्रिटिश सम्राट द्वारा देश और विदेश में की जाने वाली समस्त नियुक्तियाँ मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर ही की जाती हैं। और महत्वपूर्ण न्यायालयों के न्यायाधीशों मंत्रिमंडल के परामर्श अनुसार ही सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार से उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि मंत्रिमंडल का कार्य क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। उसे विधायी, कार्यपालिका, वित्तीय सभी क्षेत्रों में उसे शक्तियाँ प्राप्त हैं और देश के समूचे प्रशासन पर उसका नियंत्रण रहता है।